नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 108 एवं 109। बेड पर से कबाड़ा हटाओ ताकि मैं सोऊंगा। नीरज बेड पर पड़े हुए कपड़े को देखता हुआ बोलता है। वो कपड़े ही ट्राई कर रही थी तभी उसे भावना जी खाना बनाने के लिए कहने के लिए आ जाती है और वो जल्दबाजी में बेड पर ऐसे ही सारा सामान छोड़कर चली जाती है। नीरज के कहते ही वो जल्दी जल्दी सारा सामान समेटने लग जाती है। गंदगी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आगे से ध्यान रखना, नहीं तो ये सारा सामान बाहर पाओगी। जी जी। सारे सामान को अलमारी में रखकर वापस आ जाती है। एक तो ये कमरा है कि पूरा घर पता ही नहीं चलता है, सबका अलग अलग कमरा बना हुआ है। इस लंबे चौड़े कमरे में धानी चलते चलते परेशान थी। नीरज अपना लैपटॉप बंद करते हुए साइड की टेबल पर रख देता है और रिमोट उठाकर एसी चालू कर देता है। उसे एसी चालू करते हुए देखकर धानी परेशान हो जाती है। कल रात वाला वाकया उसे याद आने लग जाता है, कैसे वो ठंड से कांप रही थी। ये आप क्यों चला रहे हैं? गर्मी है तो एसी नहीं चलाऊंगा। हमें हमें ठंड लगती है। धानी हकलाते हुए अपनी परेशानी बता देती है। उसकी बात सुनकर नीरज उसकी तरफ घूर कर देखता है। ठंड लगती है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। वो शरीर पर से पहना हुआ अपना टी शर्ट उतार कर बगल में रख देता है। उसका निवारण धर देखकर धानी अपनी नजरें झुका लेती है। थोड़ी देर तक तो वैसे ही कमरे में खड़ी रहती है। जैसे ही लगता है नीरज शांत पड़ चुका था तो वो इस ठंडक भरे कमरे से बाहर निकलने का मन बनाती है। धानी दबे कदमों से बेड की तरफ आ जाती है और तकिया उठाने लग जाती है। नीरज एकाएक अपनी आँख खोल लेता है। अगर कदम कमरे से बाहर निकाला तो सीधे बालकनी से नीचे जाओगी। रोज रोज मुझे एक ही बात बोलना पसंद नहीं है। कल ही वार्न किया था ना कि जितना मुझसे दूर रहोगी, जितना मुझसे दूर भागोगी, उतना मुझे खुद की करीब पाओगी। धानी के हाथ से डर से तकिया छूट जाता है और वो आश्चर्य से नीरज को देखती रह जाती है। मतलब ये क्या है? बिना सोए कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है? अब खड़ी खड़ी मुझे घूर क्यों रही हो? कबर्ड में ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं, निकाल लो। पता नहीं कौन सी ग्रह से आई हो, जो इतनी गर्मी में भी ठंड लग रही है। हमें नहीं पता कहाँ है। बस अब ये नौकर ही बनाना रह गया था ना माँ की तुम्हारी। नहीं नहीं, आप बता दीजिए ना। नीरज गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है और लंबे लंबे डग भरता हुआ बॉर्डर वाले कमरे में चला जाता है और एक कंबल निकाल कर ले आता है। ये लो, जनवरी का ठंड तो तुम्हें ही लग रही है, ओढ़ लो। नीरज कंबल को बेड पर पटकते हुए लेट जाता है। धानी कंबल को ओढ़कर बेड के एक कोना पकड़ लेती है। नीरज एक नज़रों से घूरकर फिर सामने छत को देखने लग जाता है। अरविंद जी की बातों ने उसके दिल को आहत पहुंचा दिया था। क्या वो सच में रिया की ज़िंदगी में दखल देने का हक नहीं रखता है? क्या वो किसी के साथ भी रिया को जाने दे सकता है? उसके सामने उसका बचपन नाचने लग जाता है। जब रिया दुनिया में आई थी तब वो 8 साल का था। रिया अतुल से 1 साल छोटी है। तीनों भाइयों पर से दुनिया में आई थी। लक्ष्मी लक्ष्मी कहते हुए सबने उसे पलकों पर बिठा लिया था। नीरज भी उसे गोद में लिया था तो उसकी आत्मा को संतुष्टि मिल गई थी। अपनी माँ के जाने के बाद पहली बार उसके देखकर मुस्कान आई थी। सबके सामने भले ही गंभीरता का चादर ओढ़े रखता था, लेकिन अकेले में रिया के सामने 1000 तरह का मुंह बनाकर उसे खिलाता था। फिर धीरे धीरे सबसे दूर होता चला गया। बस शरद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कितना भी उसे डांट कर कुछ भी कहते देता, फिर भी वो उसको पीछे ही रहता था। बचपन, जहाँ कुछ लोगों को अपना बचपन याद करके मन खुशी से भर जाता है,
वहीं नीरज का मन कसेला हो जाता था। पता नहीं कैसे दोनों आंखों के कोरे मोती टपक पड़ते हैं, जिसे वो बेरहमी से साफ कर लेता है। नहीं, आंसू कमजोरों की निशानी होती है। मैं कमजोर नहीं हूँ। आंसू बहाकर अपना दुख जाया नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मुझे अपनी मम्मा का बदला लेना है। उनके हर गुनहगार को खून के आंसू रुलाना है। अब बस कुछ दिन और, फिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। नीरज घंटों तक यही सब सोचता रहता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में वो नींद के आगोश में चला जाता है, लेकिन उसकी नींद तब झटके से खुलती है जब धानी उसे अपने बाहों में भरते हुए सर उसके सीने पर रख लेती है और अपने नाजुक से नाक को उसके सीने पर रगड़ती है। उसकी ये हरकत नीरज के शरीर में हरकत कर देती है। नज़र नीचे करके हैरानी से धानी को देख रहा था, जो अगले ही पल अपनी हरकतों से नीरज को पूरी तरह से बेचैन कर देती है। जब अनजाने में उसके होठ नीरज के सीने से टकरा जाता है, तो उसकी गर्म गर्म सांसें नीरज की बेकाबू कर देता है। नज़र उसके गुलाबी होठ पर जम जाते हैं। अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। अगले ही पल वो झटके से उसे अपनी नीचे से दबा लेता है। धानी की आंखें इस झटके से खुल जाती है। आंखें भी पूरी नहीं खोल पाती हैं, उससे पहले नीरज उसके होठों पर कब्जा जमा लेता है और अपने बेचैन धड़कनों को चैन देने की कोशिश करने लग जाता है। धानी तो उसकी हरकतों से हैरान ही रह जाती है। अपने हाथों से उसे धक्का देते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन नीरज कहाँ रुकने वाला था। जब तक उसको तसल्ली नहीं मिल जाती, धानी के उखड़ते हुए सांसों को देखकर उसके अधरों को आज़ाद कर देता है। धानी लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे देखे जा रही थी। मुझे छेड़ोगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैंने खुद को अभी तक कैसे रोका है बस मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें अपने कारण में हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझे उकसाती रहोगी और मैं शराफत दिखाते हुए तुम्हें खुद से दूर करता रहूँगा। मेरे अंदर इतनी शराफत नहीं है। वैसे भी वाइफ हो मेरी, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा है, लेकिन तुम्हें तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। और मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो ये वादा कर दूँ कि ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। ऐसे बड़े बड़े वादे करने वाला भी मैं नहीं हूँ। कुछ दिनों या कुछ महीने का टाइम दे रहा हूँ, बहुत से बहुत 1 साल। इससे ज़्यादा मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उसके बाद तुम मन से या बेमन से मेरा बनना ही पड़ेगा। समझ गई? हाँ 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 हाँ। धानी जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला देती है। नीरज उसके ऊपर से उठकर बाथरूम में चला जाता है। धानी अभी भी आश्चर्यचकित होकर बंद दरवाजे को देख रही थी। नीरज की आधी बातें उसके सर के ऊपर से चला गया था, लेकिन फिर भी इतना समझ आ गया था कि उसने ज़रूर कुछ ऐसी हरकत की है जिस वजह से नीरज ने उसके साथ ऐसा किया है। हम कैसे इधर आ जाते हैं? धानी अभी भी नीरज के तकिया पर और नीरज की जगह पर सो रही थी। इसका मतलब हम नींद में इनकी तरफ आते हैं। हे ठाकुर जी, ये क्या हो जाता है हमसे? अब हम ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखेंगे, अब सोएंगे ही नहीं। ना ही सोएंगे, ना ही इनके करीब जाएंगे। ये तो हमारा सांस लेना भी दूभर कर देते हैं। कहाँ फंसा दिया श्याम जी आपने? धानी रोने से शकल बनाकर बोलती है। जैसे उसे बाथरूम खुलने की आवाज़ सुनाई देती है, वो झट से अपने जगह पर आकर कंबल में खुद को लपेट कर सो जाती है। नीरज एक नज़र उसे देखता है और अपना सर झटक लेता है। अपनी जगह पर आकर सो जाता है। अगली सुबह नाश्ते के बाद अरविंद जी गोविंद जी को अपने स्टडी रूम में बुलाते हैं। हाँ बताइए भैया। गोविंद, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हाँ भैया कहिए ना। सक्सेना एम्पायर का 50% शेयर नीरज खरीद चुका है। क्या? गोविंद जी बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कैसे भैया, अचानक से 50% शेयर उसने खरीद लिया? कुछ भी अचानक से नहीं हो रहा है गोविंद, उसकी सालों की मेहनत है। अब खुद का नाम इतना बना चुका है कि हमारे इन्वेस्टर उसके झोली में गिरते जा रहे हैं और उसकी बातों में आते जा रहे हैं। लेकिन भैया हम भी तो सालों से काम करते हैं।
गोविंद, मार्केट में तजुर्बा नहीं पैसा बोलता है, और जो ऊंचाइयों पर खड़ा होता है ना, लोग उसी के साथ देते हैं। फिर अब हम क्या करें भैया? हम कैसे इन सबको रोके? गोविंद, ये तबाही अब रुकने वाली नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया है लेकिन नहीं रोक पाया। लेकिन भैया, इस तरह से सब कुछ चला जाएगा। जाने दो, लेने वाला कौन है? कर लेने दो उसे दिल की तसल्ली। एक बार उसके दिल को तसल्ली मिल जाए तो क्या पता उसकी वो वहीं ठहर जाए। नहीं तो हम कितना उसे रोकने की कोशिश करेंगे, वो तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। भैया, एक बात पूछूं? हाँ, बोलो। नीरज आपको क्यों गलत समझता है, और अब अतुल आपको गलत समझने लगा है? कौन सी ऐसी सच्चाई है जो आप लोग नहीं बता रहे हैं? बता दीजिए ना, सब खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा गोविंद। जब कोई सच्चाई नहीं है तो क्या बताऊं? और क्या मैं उन दोनों के लिए मायने रखता हूँ जो एक सच्चाई की खातिर मुझे अपना दुश्मन मान कर बैठे हैं? ऐसे बेटों की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिनके सामने मुझे खुद की अच्छाई साबित करना पड़े। बेटा होना चाहिए तो शरद जैसा होना चाहिए, जो अपने हर रिश्ते को लेकर चलना जानता है। कभी कभी तो डर लगता है कि वो क्यों इतना अच्छा है। अरविंद जी शरद के बारे में सोचते हुए बोलते हैं, क्योंकि भैया, आपने उनकी परवरिश की है। मैंने थोड़ी ना परवरिश की है, तुम्हारे बेटे ने, तुमने किया है। मुझे पता है भैया, आपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता था। ठीक है, चलो निकलते हैं ऑफिस। दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। नहीं नहीं, अब और नहीं खाएंगे। धानी डंडे में से पूरी कुल्फी खाते हुए बोलती है। मन भर गया तुम्हारा? बगल में बैठा हुआ सागर सवाल करता है। हाँ, अब और नहीं खाएंगे। पूरे 5 तो खा चुके हैं। और कुछ खाना है तुम्हें? हाँ, एक बार मैं हम गांव में ना गुपचुप खाए थे। गुपचुप? ये गुपचुप क्या होता है? अरे, एक छोटा सा कचौरी जैसा होता है, उसमें खट्टा मीठा तीखा वाला पानी डालकर खाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। धानी मुंह में पानी लाते हुए बोलती है। गोलगप्पे की बात कर रही हो? पता नहीं, लेकिन गांव में तो उसे गुपचुप ही कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। देखो, ये खाना है। सागर उसे गोलगप्पे की दुकान पर लेकर जाता हुआ बोलता है। हाँ, यही बिल्कुल खट्टा और तीखा वाला। जीभ नहीं जलेगा तुम्हारा? नहीं, हम बहुत खट्टा और चटपटा खाते हैं। भैया, एक प्लेट लगा दीजिए। धानी एक के बाद एक गोलगप्पे खाए जा रही थी। फौजी साहब, आप भी लीजिए ना। बोलते हुए धानी अपने बगल में खड़े सागर को देने की कोशिश करती है, लेकिन सागर बगल में नहीं था। फौजी साहब, फौजी साहब। धानी बेचैनी से उसे ढूंढने लग जाती है। तभी फौजी के कपड़ों में उसे सागर जाता हुआ दिखाई देता है। गोलगप्पे वहीं पर छोड़कर सागर के पीछे भागती है। फौजी साहब रुकिए, हम भी चल रहे हैं। हमें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं धानी, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम्हें लेकर नहीं जा सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकते हैं? हमें भी आपके साथ चलना है। आपने साथ चलने का वादा किया था ना हमसे। नहीं धानी, तुम नहीं जा सकती हो। आज तुम्हें इस तरह से खुश देखकर मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल गई। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ धानी, अब मैं यहाँ के कैद से आज़ाद होना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्यों हमें छोड़कर जा रहे हैं? हम आपके लिए यहाँ वाला आपकी भाषा भी सीख लिए हैं। देखिए, आपकी तरह हिंदी भी बोलते हैं। सागर उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है। अब तुम्हें छोड़कर जाने का समय आ गया है धानी। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती थी। ऐसा लगता था मेरे साथ तुम भी कुर्बान हुई हो। लेकिन अब तुम्हें सुरक्षित हाथों में देखकर मेरी रूह को सुकून पहुंचता है। अपनी मासूमियत किसी के लिए मत खोना,
क्योंकि चालाक तो हर कोई होता है, लेकिन मासूम हज़ारों में 1-2 ही होता है। हमेशा खुश रहना और मेरी बहन का ध्यान रखना। वो दिल की बुरी नहीं है, बस वो बुरे हालातों से बुरी बन जाती है। फ़ौजी साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपने तो कहा था हमें कश्मीर घुमाने के लिए। आप हमें कश्मीर भी लेकर नहीं गए। तुम जाओगे कश्मीर, लेकिन मेरे साथ नहीं, अपनी किस्मत के साथ। कहते-कहते सागर दूर अंधेरों में कहीं गुम हो जाता है। धानी उसके पीछे भागती है और अगले ही पल वो भी पहाड़ी से गिर जाती है। फ़ौजी साहब! धानी चीखते हुए पसीने से लथपथ बैठ जाती है। अभी भी वो नीरज के ऊपर ही सोई थी और उसके कानों में ही चिल्लाई थी, जिस वजह से नीरज की भी नींद खुल जाती है। धानी के मुंह से फ़ौजी साहब सुनकर नीरज की आंखें गहरी हो जाती हैं। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा है? हाँ हाँ, हमारे फ़ौजी साहब हमसे दूर चले गए हैं और हम उन्हें रोक नहीं पाए हैं। कौन फ़ौजी साहब? हमारे पति ईशानी जी के भैया। वो 3 साल पहले ही शहीद हो चुका है। नहीं, अभी हम उन्हें देख रहे थे। तुम कोई सपना देख रही थी? अरे नहीं, अभी फ़ौजी साहब यहीं पर थे। हटो, मेरे ऊपर से हटो। धानी के मुंह से सागर का जिक्र सुनकर नीरज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसका बाजू पकड़कर खुद से दूर हटा देता है और उठकर बाहर एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि सुबह हो गई थी। धानी अपने सपने के बारे में सोचती रह जाती है। जब सपना देखकर कोई इंसान उठता है तो उसे लगता है कि वो सपने में ही जी रहा है, लेकिन कुछ ही पल के बाद उसे वर्तमान का एहसास हो जाता है। सपना भी धीरे धीरे भूल जाता है। धानी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। नीरज वर्कआउट करते हुए धानी के बारे में सोचा जा रहा था। उसे उसके मुंह से सागर का जिक्र सुनकर उसे न जाने क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था और तेजी से पुशअप्स करने लग जाता है। तो भैया, क्या सोचा है आपने? गोविंद जी अरविंद जी से सवाल करते हैं। गोविंद, मैं सोच रहा हूँ जब तक सब कुछ मेरे हाथ में है रिया की शादी कर दूँ। क्या भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ गोविंद, मैंने देवेश के बारे में पता लगवाया है। अच्छा भला लड़का है, अभी नया नया बिजनेस में उतरा है। आज नहीं तो कल सफल हो ही जाएगा। वैसे भी रिया के हिस्से की प्रॉपर्टी अलग है, तो रिया को दिक्कत भी नहीं होगी। इससे पहले कि नीरज उस पर भी कब्जा जमा ले, मैं उसके हिस्से का देकर निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ। लेकिन भैया, ये सल्यूशन नहीं है। अगर सब कुछ नीरज का हो भी जाएगा तो आपको लगता है वो अपनी बहन की शादी करने से पीछे हटेगा? अरविंद जी के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ जाती है। हाँ गोविंद, क्योंकि तुम उसे पहचानते नहीं हो। जहाँ पर मैं खड़ा रहूँगा ना, और मेरे साथ खड़े हर लोग उसे दुश्मनी नजर आएंगे। करेगा मदद, अपनी बहन का ब्याह तो भी करेगा, लेकिन मुझे नीचा दिखाकर, मुझे कदमों में झुकाकर। उसका यही सपना है और मैं कभी भी उसके कदमों में नहीं झुकूंगा। जब सब कुछ मेरा है तो मेरी बेटी का हिस्सा है, तो क्यों मैं उससे भीख के तौर पर लूँ? इसलिए मैं चाहता हूँ दोनों की सगाई कर दिया जाए और शादी अगले 2-3 महीने में कोई डेट निकाल कर देंगे। इतना भी फ़कीर नहीं है अशोक मेहरा, हमारी बेटी खुश रहेगी। और सबसे बड़ी बात, उस लड़के को पसंद करती है। हम उसकी कहीं भी शादी करवा देंगे तो उसे वो खुशी नहीं मिलेगी जो उसे देवेश के साथ मिलेगी। लेकिन आप अचानक इस तरह से देवेश का मतलब कैसे आपको इतना पसंद आ गया? गोविंद जी को अरविंद जी के फैसले पर आश्चर्य हो रहा था। जब मैं उस दिन एयरपोर्ट से घर आ रहा था तो कुछ लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया था। क्या? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पुलिस कंप्लेंट किया क्यों नहीं? हाँ, सब कुछ कर दिया है, बस परेशान ना हो इसलिए तुम्हें नहीं बताया था। और समझो उस दिन मेरा आखिरी दिन बनने वाला था। अगर तब वहाँ पर देवेश नहीं आता तो। उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। उसके हाथों में गहरा कट लगा था। मैं खुद हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर आया था।
क्या इतना हो गया और आपने बताया भी नहीं? बताकर तुम्हें क्यों परेशान करता गोविंद? बस आज इसलिए बताया ताकि तुम्हें विश्वास हो कि रिया के लिए वो लड़का ठीक है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो करेंगे उसके लिए अच्छा ही करेंगे। अगर आपको देवेश पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं अशोक मेहरा से बात करता हूँ और दोनों की सगाई के लिए दिन निकलवाता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। चलिए मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ। गोविंद जी चले जाते हैं, लेकिन अरविंद जी अभी भी गहरे सोच में डूबे हुए थे। जो कर रहे थे उन्हें भी एक तरह से ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अपने बलबूते पर अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। पता नहीं कब उनके हाथों से सब कुछ छिन जाएगा। शरद, शरद क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ईशानी शरद के चंगुल से खुद को आज़ाद करते हुए बोलती है। अरे यार, हनीमून पर आया हूँ तो प्यार ही जताऊंगा ना। ईशानी धक्का देते हुए खुद से अलग कर देती है। 1 हफ्ता से ऊपर हो गया है हमें आए हुए, लेकिन हम बस एक ही दिन घूमने गए हैं। विदेश में आकर मुझे इस दीवार और पर्दा को देखना था, तो इससे अच्छा तो घर था। कम से कम अलग अलग तरह के अलग अलग दीवार पे पर्दे तो लगे रहते थे। यार गुस्सा क्यों हो रही हो? आज चलेंगे ना घूमने। अभी बस एक नहीं, मुझसे दूर रहो। आप हमेशा यही वादा करते हैं, सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, लेकिन आपने के घूमने का टाइम नहीं आता है। सारे कपड़े मेरे सूटकेस में पड़े हुए हैं, एक भी नए कपड़े पहनकर घूमने का मौका नहीं देते हैं। बस इस होटल में घूमो, इस कमरे में पड़े रहो। बापू, हनीमून ऐसा ही तो होता है। नहीं, हनीमून ऐसा नहीं होता है। विशाखा अपने हस्बैंड के साथ गई थी, कितना अच्छा अच्छा फोटो खींची थी, इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए थे। सोशल मीडिया पर उसके फॉलोवर के बाढ़ आ गए थे। तुम मतलब तुम्हें घूमना और फोटो खींचना, इसलिए तुम हनीमून हनीमून के लिए बेचैन थी? हाँ, और नहीं तो क्या। इतने नए नए ड्रेस मैं पहनूंगी कब? आप मुझे लेकर चल रहे हैं घुमाने की नहीं? ठीक है चलो, तुम कष्ट करने तो दोगी नहीं, इससे अच्छा घूम ही लेते हैं। शरद मुंह बनाते हुए टी शर्ट पहनते हुए बोलता है। चलो तैयार हो जाओ, तुम भी। निकलते हैं। दोनों तैयार होकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होगा। कल जल्दी ही नए भाग के साथ हाजिर होंगे। प्लीज़ कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कहानी का नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को दबाना होता है, जो शायद आप लोग नहीं दबाते हैं। और पार्ट आने के बाद भी आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि कहानी का भाग कब आएगा कब आएगा, तो उसे ज़रूर से दबाएं। और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।